मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में सेट 6 इंटरमीडिएट गणित 2017 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और अभी तक 2017 के सेट 1 से लेके सेट 5 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने 2017 के सेट 1 से लेके सेट 5 तक कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 6 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न पहले का बताया गया है, साड़ी कितने का मान है। मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न की 4G ट्रिक नहीं है, बेसिक से लगा के ही पता चलेगा कि कौन सा विकल्प करेक्ट है। तो लगवाते हैं। पहले यहां पर आप लोग लिख लो प्रश्न संख्या पहले का इतना पहले आपको लिख लेना है और यहां पर आपको डाल देना है विकल्प। तो विकल्प तो डायरेक्ट पता नहीं है, बेसिक से लगा के ही पता चलेगा कि विकल्प कौन सा करेक्ट है। लगवाते हैं, यहां पे लिख लो हल। अब आपको साड़ी लिख लेना है, 3 क्रॉस 3 कोटि की दे दी गई है। 0 2 0 फिर 135 फिर -104। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको डायरेक्ट प्रसार कर देना है तो आपको पता चल जाएगा कौन सा विकल्प करेक्ट है। अगर हम आपसे ये बात करें, अगर डायरेक्ट प्रसार करोगे तो एक पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। अगर हम R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो मिल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से प्रसार कर लो पहली पंक्ति के सापेक्ष। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। चिन्ह अगर ना याद हो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो एक जैसा चिन्ह पास पास नहीं रहता है, ये जानकारी आपको है। ठीक है, तो यहाँ से आपको चिन्ह लेना है। तो पहला पद जो लिखेंगे प्लस का होगा, तो प्लस यहाँ पर दिखाएंगे नहीं, अब आपको अभी अब लिख लेना है। तो इसके लिए आपको ब्रैकेट में नहीं लिखना है, क्योंकि बाहर जीरो ब्रैकेट में कुछ भी हो आंसर शीट जीरो ही रहती है। ठीक है, अब यहाँ से माइनस ले लो और यहाँ से अभी अब उठा लो। अब 2 की पंक्ति 2 का स्तंभ छुपाना है ऐसे करके। ठीक है, अब जो बचेगा क्रॉस इंटू करके लिख देना है। तो यहाँ पर देखो 4 का 1 में इंटू करेंगे 4 मिलेगा, फिर इसका इसमें इंटू करेंगे -5 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस का 5 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ से प्लस उठाना, यहाँ पे 0। अब फिर 0 मिला है, इसके लिए ब्रैकेट में लिखोगे ना लिखो क्या करोगे, क्योंकि बाहर 0 है, ब्रैकेट में कुछ भी हो तो आंसर शीट 0 ही मिलेगी। अब एक पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। यहाँ पे कितना मिलेगा, जोड़ोगे 9, 9 दूनी 18। तो मेरे प्यारे बच्चों विकल्प देखो कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 1 नंबर प्राप्त हो गया। अब इतना नोट कर लो, अब इसको हम रफ करेंगे, अगला प्रश्न हल करवाते हैं। थोड़ा इसको रेबिड फाइल ले लेते हैं। अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। यहाँ पे नंबर हम चेंज कर लेते हैं, कौन सा है, खा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये का हो गया, ये वाला देख लो। यहाँ पर बताया गया है यदि फलन f(x) बराबर इतना x बराबर 1 पर सतत है तो a, b का मान है। तो ठीक है, यहाँ पर बोल दिया गया ये जो फलन है ना x बराबर 1 पर क्या है, सतत है। तो आपको पता है अगर फलन सतत है किसी भी मान पर, तो यहाँ पर x बराबर 1 पर बताया है, तो आपको क्या करना है, f1 बराबर f1 + 0 बराबर f1 - 0, ये आपको यूज करना है। इसका मान निकालना है, इसका और इसका मान रख देंगे, फिर 2 समीकरण बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमसे a और b के मान पूछे हैं, 2 के मान पूछे हैं। अगर 1 का मान पूछता तो समीकरण नहीं बनते। याद रखना, अगर आपको सांतत्य का प्रश्न मिल जाए और 2 के मान पूछ ले तो 2 समीकरण बनेंगे। ठीक है, इसकी 4G ट्रिक नहीं है, बेसिक से लगा के ही पता चलेगा कि कौन सा विकल्प करेक्ट है। लगवाते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, दिया गया फलन, यहाँ पे लिख देते हैं दिया गया फलन f(x) बराबर
3ax प्लस का v, फिर 11, फिर 5ax माइनस का 2v, 5ax माइनस का 2v। ठीक है, अब शर्त लिख लो यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 है, फिर x बराबर 1 है, फिर x लेस देन 1 है। अब x बराबर 1 पर मान निकालेंगे, f1 आपको पता है इसका मान हमेशा बराबर पर निकाला जाता है। तो बराबर देख लो कौन सी शर्त में यहाँ पे है, इसके सामने जो फलन का मान दिया गया है वही इसकी आंसर सीट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, RHL निकालना है। RHL हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पक्ष सीमा और इंग्लिश में बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो RHL लिख दो। ठीक है, ये प्लस की लिमिट होती है, तो 1 + 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 या 1 प्लस का h। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आगे लिखा है ना 1, ये x का मान होता है और बाद में जो लिखा है 0 ये लिमिट का होता है। आगे चल के क्या बन जाता है, h बन जाता है। ठीक है, 1 + h। अब यहाँ पर ग्रेटर और लेस का दिया गया है फलन, तो ट्रिक आपको सीखना है। अगर यहाँ पर प्लस है मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर प्लस है तो आपको शर्त देखना है। अस्मिका क्या बोलते हैं इसको, इनइक्वालिटी बोलते हैं, मतलब x की तरफ देखता हो। अगर इसका मान निकालना है और यहाँ पे प्लस है तो आपको उस शर्त में देखना है जिस शर्त में x की तरफ देखता हो। अस्मिका क्या है, x की तरफ देखेगी। तो देख लेते हैं, यहाँ पर देखो ये इनइक्वालिटी जो है x की तरफ देख रही है। ठीक है, तो 1 + h इसी में फंस गया। तो इसके सामने जो फलन का मान है इसका यूज करना है, x के स्थान पे 1 + h रखना है। फिर आपको रिपीट करके बता देते हैं, अगर प्लस है तो देखता हो, ये देख रहा है तो इसके सामने ही आपको ले लेना है फलन का मान। तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 + h है ना, केवल और केवल आपको चर चेंज करना है, अचर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर 3a अचर है, x चर है, रख दो 1 प्लस का h और प्लस का क्या है b है। मेरे प्यारे बच्चों इतना आ गया। आप लिमिट हटा दो, जहाँ पे h है 0 रख दो, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो पहला पद क्या मिलेगा, पहले हम लिख देते हैं फिर बाद में लिखेंगे। तो 1 प्लस का 0 और प्लस का b, कहने मतलब है कितना मिलेगा, 3a प्लस का b मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिख देते हैं f1 + 0 का जो मान निकला है 3a प्लस का b निकला है, इतना नोट कर लो। अब निकालेंगे हम LHL, वाम पक्ष सीमा। तो LHL ये लिमिट माइनस की होती है, तो यहाँ पे माइनस कर लो, यहाँ पे माइनस कर लो। अब देखो इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अब आपको देख लेना है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस है तो ना देखता हो, कहने मतलब है इनइक्वालिटी जो है x की तरफ नहीं देखेगी। प्लस है तो देखता हो, माइनस है तो ना देखता हो। अब देखो कौन सा चर x की तरफ नहीं देख रहा, ये नहीं देख रहा है x की तरफ, तो कहने मतलब है इस शर्त में ही ये मिल गया। ठीक है, इस शर्त के सामने जो फलन का मान दिया गया उसका यूज करना है, मतलब चर x के स्थान पे 1 - h रखना है। ठीक है, चर चेंज होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 5a x के स्थान पे 1 - h और माइनस का क्या है 2b है। ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे ऐसा लगेगा ये लिमिट जो है पहले पद की है दूसरे पद की नहीं है, तो इसीलिए लिमिट आपको दोनों पद की है, तो इसीलिए ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, जहाँ पे आपको दिख रहा है h 0 रख देना है। तो 5a 1 - का 0 माइनस का 2b कितना मिला, यहाँ से 5a और माइनस का 2b। तो मेरे प्यारे बच्चों यह 1 - 0 का मान इतना निकला है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं f 1 - का 0 बराबर 5a माइनस का 2b, 5a माइनस का 2b। ठीक है, इतना नोट कर लो। तो तीनों के मान निकाल लिए, इसका मान 11 आया है, इसका मान 3a + b, इसका मान 5a - b। यहाँ पर बोला गया है x बराबर 1 पर फलन क्या है, सतत है। तो ठीक है, हम फार्मूला यूज करेंगे वही बराबर वाला, इसको हम रफ कर देते हैं, इसके आगे ही आपको लिखना है। अब देखो आपको क्या लिखना है, यदि x बराबर 1 पर f(x) क्या है, सतत है, सतत है, तब f1 बराबर f1 + 0 बराबर
F1 माइनस 0। ठीक है, अगर सतत है तो इसका मान इसका मान इसका मान तीनों का बताया बराबर ही निकलेगा। अब आपको रख देना F1 का मान क्या है 11, F1 प्लस 0 का 3a प्लस का b, F1 माइनस 0 का 5a माइनस का 2b। अब यहाँ से दो समीकरण बना लो, 11 जो है इसके साथ लेना है, फिर उसके बाद में 11 जो है इसके साथ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रथम दो पद लेने पर, प्रथम दो पद लेने पर तो 3a प्लस का b बराबर इतना, समीकरण नंबर 1 डाल दो। अब क्या करना है, प्रथम व अंतिम पद लेने पर, अंतिम पद लेने पर मेरे प्यारे बच्चों पहला पद और लास्ट का पद ले लो, तो 5a माइनस का 2b बराबर इतना, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों दोबारा आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से, इसको हम रफ कर देते हैं, जल्दी इतना नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या लिखना है, इसको भी रफ कर देते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पे देख लो क्या है, 3a प्लस का b बराबर इतना, समीकरण नंबर 1 हो गया। 5a माइनस का 2b बराबर इतना, समीकरण नंबर 2 हो गया। किसी एक को कैंसिल करना है पहले, तो आपने 10th में एक विधि पढ़ी होगी, विलोपन विधि। 10th में एक विधि पढ़ी होगी विलोपन विधि, उसी विधि का यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम 2 का गुणा कर देते हैं, ये कट जाएगा, और यहाँ पे लिख दो जोड़ने पर, जोड़ने पर यही विलोपन विधि है। ये कट गया, 2 3 6, 6 5 11a बराबर 11 दूनी 22, 22 में 11 जोड़ लो 33, तो a बराबर 33 बटा 11, 11 3 33। तो मेरे प्यारे बच्चों a का मान कितना निकला 3। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, a का मान चाहे समीकरण 1 में रखना है चाहे 2 में, आपकी मर्जी। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर b अकेला है, यहाँ पर दुकेला है, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगी। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो a का मान, तो 3, a का मान 3 प्लस का b बराबर इतना, तो b बराबर कितना आएगा 11 माइनस का 9, 3 तिरका 9 को उस तरफ लेके जाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 9 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कितना बचा 2 बचा। a कामा b का मान पूछा गया है, किसका मान पूछा गया, a कामा b, a का मान कितना निकला 3 और b का मान 2। तो देख लो आंसर शीट 32 देखो कहाँ पे है, विकल्प a, तो यहाँ पे लिख देना है 32, 3 कामा 2, 1 नंबर प्राप्त हो गया। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब अगला प्रश्न जो है कंप्लीट करवाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर चेंज कर लेते हैं, कौन सा है गा, तो इसकी तो 4G ट्रिक बता देंगे। इस वाले प्रश्न की 4G ट्रिक है, डायरेक्ट आंसर शीट पता लग जाएगी। देखो, वक्र पर वह बिंदु जहां पर वक्र का अभिलंब अक्षों से समान अंतःखंड काटता है तो निम्न है। तो यहाँ पर बिंदु पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, जो बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं ना, यहाँ पर वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ए वाला जो है विकल्प हम करते हैं वेरीफाई मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे पास क्या है, 9y² बराबर x³ है, यही है। चलो भाई वेरीफाई करवाते हैं। तो पहला ले लो, ये x का मान है, ये y का रख दो, y का मान रखोगे ये वाला, प्लस माइनस है स्क्वायर है तो टोटल प्लस रहेगा, 3 तिरका 9 और 64 बराबर, यहाँ पे 3 रखो 27 मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बराबर के उस तरफ बराबर के इस तरफ अलग अलग हल करना है, क्योंकि हमें LHS बराबर RHS चेक करना है, मतलब बराबर।
एक दूसरे से काटना नहीं है, बराबर के इस तरफ अलग हल करना है, बराबर के उस तरफ अलग हल करना है। तो इधर आएगा 81/64 बराबर नहीं होगा 27 के, तो ये विकल्प क्या है, गलत है। अब बी वाला विकल्प चेक करते हैं, यहीं पे आपको चेक करना है। 4 है एक्स का मान, तो रख लो, कितना मिलेगा 4 क्यूब 64 मिल जाएगा। अब प्लस माइनस 8/3 ये बाई का मान है, रख लो। बाई स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आएगा 64/9 आएगा, तो 64/9 ये कट गया, तो 64 बराबर क्या आ गया 64। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बराबर आ गया, यही विकल्प क्या है, करेक्ट है। तो यही लिख लो बी विकल्प करेक्ट है। ये 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल के बताइए। 4 कामा प्लस माइनस 8/3। अब बेसिक से लगवाते हैं इसको, बाई चांस ये प्रश्न बहुविकल्पीय में ना होता तब कैसे लगाते हैं। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगला प्रश्न देख लो आप लोग, बेसिक से पहले लगवा देते हैं फिर अगला प्रश्न करवाते हैं। तो पहले क्या लिख लो, दिया गया वक्र लिख लो, दिया गया वक्र, जो दिया गया उसको लिख लो। 9y² बराबर है मेरे पास x3। प्रश्न में कहा गया है बिंदु ज्ञात कीजिए। जब बिंदु प्रश्न में पूछे जाते हैं तो वक्र को या करके आपको लिखना है, x को x1 से, y को y1 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1, x1 y1 का मान निकालना है। तो यहाँ पर बोला है अविलंब जो है अक्षों से समान अंतःखंड काटता है, ये लाइन आपको ध्यान देना है। अविलंब अक्षों से समान अंतःखंड काटता है, तो अविलंब की प्रवणता क्या होती है, -1/m, यही होती है। और बराबर में देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होती है m होती है। ठीक है, अविलंब की जो होती है वो -1/m होती है। अब आपको क्या करना है, समान अंतःखंड का मतलब है यहाँ पर आपको -1 लेना है, इतना ध्यान रखना। अगर यहाँ पे स्पर्श रेखा लिखा होता तो m बराबर केवल 1 लेते हैं। स्पर्श रेखा के लिए m बराबर 1, अविलंब के लिए 1/m बराबर 1 ही रहेगा, क्योंकि इधर माइनस कट जाएगा ना, काट दो। मतलब अब सिमेट्री बन गई, दोनों के लिए आपको बराबर 1 ही ले लेना है, चाहे यहाँ पर स्पर्श रेखा लिखा हो चाहे अविलंब लिखा हो। समान अंतःखंड पर आपको प्रवणता बराबर 1 रखनी है, इतना ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, m का मान निकालना है। m का मान दे ही दिया गया है, m का मान निकालना और है, अवकलन करना है आपको x के सापेक्ष। तो यहाँ पर 18y और dy/dx बराबर में 3x²। तो dy/dx के बराबर क्या आएगा, 3 से ये काट लो, 3 छाक 18, तो यहाँ पर x² के बटे कितना आएगा 6y आएगा। अब बिंदु जो आपने लिए हैं, वक्र को या करके लिखा है, x को x1 से, y को y1 से। तो बिंदु आपने क्या लिए, x1, y1 लिए। तो बिंदु x1, y1 पर आपको प्रवणता निकालना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, प्रवणता m बराबर dy/dx, और बिंदु क्या लेना है यहाँ पे x1, y1। ठीक है, अब आपको मान रख देना है, x के स्थान पे x1, y के स्थान पे y1। तो x1²/6y1। अब आपको इस शर्त का यूज कर लेना है, अविलंब जो है समान अंतःखंड काटता है। ठीक है, यहाँ पे रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यदि अविलंब अक्षों से समान अंतःखंड, यहाँ पे लिख देते हैं समान अंतःखंड काटता है, समान अंतःखंड काटता है, तब 1/m बराबर 1। ठीक है, अब इसके बाद m का मान यहाँ से रख लो, ये निकाला है ना, वही रख लो। ठीक है, जब रखेंगे
तो यहाँ पर x1² के बटे 6y1 बराबर 1, इसे ऊपर ले लो। तो 6y1 बराबर क्रॉस इंटू कर दो, तो x1²। तो y1 बराबर क्या आएगा, x1² के बटे 6। अब आपको क्या करना है, ये मान किस में रखना है, जो समीकरण 1 डाला था ना, x को x1 से, y को y1 से, इसको डाला था समीकरण 1, उसी में रख लेना है। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। y1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रख लो 9 यहाँ पे y1²। समीकरण 1 जो रफ कर चुके हैं तो इसको देख के हम रखेंगे, रख लो। तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x1 की घातें 4 बटे 6 का स्क्वायर 36 बराबर x1³। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको यहाँ से ये काट लेना है, ये भी घात कट जाएगी, तो x1/4 बराबर 1। तो x1 बराबर कितना आया, 4। x1 का मान आपको किस में रखना है मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 में आपको रखना है x1 का मान। समीकरण 1 में ही आपको रखना है, इतना ध्यान रखना है, चाहे इसका मान रखना हो चाहे इसका मान रखना हो। ठीक है, समीकरण 1 का, क्योंकि ये प्रश्न जो है पार्ट 6 अपकलज के अनुप्रयोग से लिया गया है। स्पर्श रेखा और अभिलंब आपको पढ़ाया था, तो क्या होता है, वक्र पर ही काम होता है, तो वक्र से ही आपको काम करना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको x1 का मान समीकरण 1 में, इसको हम रफ कर देते हैं, रखने पर, समीकरण 1 क्या था, 9y1² बराबर x1³, यही था। चलो भाई, y1² बराबर रखोगे तो 64/9 मिलेगा ना। अब मेरे प्यारे बच्चों घात हटाओ तो रूट आएगा ना, प्लस माइनस मान देगा, 64/9। तो y1 बराबर ±8/3। तो हमको क्या पता चल गया, बिंदु जो हमसे मांगा गया है वो निकाल लिया। तो बिंदु बराबर x1 का मान 4 आया है, कामा ±8/3। तो देख लो विकल्प कौन सा करेक्ट है, ये बी करेक्ट है, पहले ही बता दिया था 4G ट्रिक से। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब अगला प्रश्न जो है उसको भी लगवाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रफ हो गया। अगला प्रश्न देख लो क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर लेते हैं, कौन सा है, घा। 4G ट्रिक से इसकी भी आंसर शीट बता देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लॉग है, लॉग, और यहाँ पर क्या है, -4 से 4। तो यहाँ पर लिमिट सेम है, केवल चिन्ह का अंतर है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो P7 त्रिगुण जो है, P7 यहाँ पे यूज होगा। जब यूज होगा, अगर लॉग आपको दिख जाए और लिमिट आपको P7 की नज़र आ जाए, P7 में लिमिट क्या होती है, -a से a होती है। ठीक है, 4 है लेकिन माइनस और प्लस है। जब आपको P7 की लिमिट दिख जाए और आपको लॉग दिख जाए तो डायरेक्ट आंसर शीट सी पे टिक लगा देना है, 0। किस पे लगा देना है मेरे प्यारे बच्चों, 0 पे। इतना ध्यान रखना है, लॉग अगर है लॉग तो आंसर शीट पे टिक लगा दो, लेकिन लिमिट ध्यान रखना, -a से a कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 यहाँ पे हो, यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 9 हो, यहाँ पे 9 हो, डायरेक्ट आपको टिक लगा देना है, 0। ठीक है, अब लगवाते हैं बेसिक से। अगर यही प्रश्न बाय चांस बहुविकल्पीय में ना होता तब कैसे लगाते, तो i बराबर आपको लिख लेना है -4 से 4 log 7 - x के बटे 7 प्लस का x, यही है, और यहाँ पे dx। मेरे प्यारे बच्चों पहले हम क्या करेंगे, P7 का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सम और विषम फलन चेक होता है। क्या होता है, सम और विषम फलन। तो मेरे प्यारे बच्चों हम चेक कर रहे हैं,
एफ एक्स बराबर लिख लो, एफ एक्स बराबर लिख लो log 7 माइनस एक्स बटे इतना। अब आपको क्या करना होता है हम आपको बता देते हैं। एफ माइनस एक्स बराबर अगर प्लस का एफ एक्स आ जाए तो समफलन होगा। समफलन में क्या होता है, ये नीचे वाली लिमिट हट जाती है, ठीक है, जीरो कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सेम टू सेम रहता है। यहाँ पे जीरो आ जाता है, यहाँ पे सेम टू सेम, और दो का गुणा हो जाता है। अगर आपको मिल जाए निगेटिव का एफ एक्स, मतलब ये सम फलन है और ये विषम फलन है, अगर विषम फलन आ जाए तो डायरेक्ट आंसर शीट जीरो आएगी, जो हमने आपको टिक लगा दिया है पहले ही। तो विषम फलन है ये, क्या करना है, एक्स के स्थान पे क्या रख देना है, माइनस का एक्स रखना है। एक्स के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों क्या रखना है, माइनस का एक्स रखना है जहाँ जहाँ है। यहाँ पे रखोगे प्लस का एक्स हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का एक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर नीचे कर लेना है, क्योंकि ऊपर है 7 माइनस एक्स और नीचे है 7 प्लस एक्स। तो ऊपर नीचे करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर -1 आ जाता है, क्योंकि 1/2, 2 ऊपर जाएगा -1 और 1 नीचे आएगा, तो ऐसे करके लिखा जाता है। तो लॉग में घात क्या होती है, आगे आ जाती है, आगे कर लो। तो लॉग में हमने घात आगे कर ली, तो 7 माइनस का एक्स के बटे 7 प्लस का एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों ये log 7 माइनस एक्स बटे 7 प्लस एक्स इसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर देख लो थोड़ा सा, ये किसके बराबर चल रहा था, एफ माइनस एक्स के बराबर चल रहा था। तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या आएगा, अब इसका मान देख लो किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो यहाँ पर आ गया माइनस का एफ एक्स, मतलब विषम फलन मिल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिख दो, एफ एक्स एक विषम फलन है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, विषम फलन है। अगर विषम फलन है तो आपको पता है डायरेक्ट ही आंसर शीट आपको जीरो लिख देना है, उतना नोट करो। और उसके आगे आपको डायरेक्ट क्या लिख देना है, आई बराबर 0, और यहाँ पे बता देना है P7 से हमने ऐसा किया है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब अगला प्रश्न देख लो, 4G ट्रिक से आंसर शीट इसकी हमने पहले ही बता दी थी। इसको रफ कर देते हैं और इसको भी बदल देते हैं। कौन सा है, अड़ा है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बोला है, यदि सदिश इतना और इतना परस्पर लंबवत हैं तो लेमडा का मान है। तो लंबवत में क्या होता है, दो सदिश का अदिश गुणन क्या होता है, 0 होता है। तो अदिश गुणन कर लो, डायरेक्ट ही बता सकते हो। पहला पद क्या देगा, अदिश गुणन करोगे लेमडा देगा, दूसरा पद माइनस का 6 देगा, तीसरा पद प्लस का 1 देगा। तो पहला पद प्लस का लेमडा और दूसरा पद माइनस का 6, तीसरा पद प्लस का 1, घटाओगे -5, पक्षांतर करोगे उस तरफ क्या आएगा, 5 आएगा, लेमडा बराबर 5। तो ये बी करेक्ट है। तो 5 इसकी आंसर शीट है, तो 1 नंबर प्राप्त हो गया। अब लगवाते हैं बेसिक से, देख लो आंसर शीट कितनी आएगी, इतनी आएगी जितनी बताई है। अगर सदिश के नाम ना दिए जाएं मेरे प्यारे बच्चों, सदिश के नाम ना दिए जाएं तो आपको मान लेना है। पहला सदिश वेक्टर ए के बराबर लिख देना है, कितना है, 131। दूसरा सदिश वेक्टर बी के बराबर लिख लो, लेमडा आई कैप माइनस का, ठीक है, इतना लेमडा आई कैप, फिर 21 दिक अनुपात से लिख लेना है। अब लिख लो, यदि दिए गए सदिश परस्पर लंबवत हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, परस्पर लंबवत हैं, तब इन दोनों का अदिश गुणन क्या होता है, बराबर 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मान रख लेना है, कितना है, 131 से आपको लिखना है। अब अदिश गुणन लेमडा आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप बराबर 0। पहला पद क्या देगा, लेमडा देगा, दूसरा पद -6, तीसरा पद प्लस का 1 देगा।
तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना मिलेगा, लेमडा माइनस 5 बराबर 0। लेमडा बराबर कितना निकला, 5। तो पहले ही हमने आपको बता दिया था कि इसका विकल्प कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे सारे के सारे प्रश्न हो गए पहले के। अब दूसरा प्रश्न कंप्लीट करवाते हैं, इतना नोट कर लो जल्दी। अब आपको प्रश्न दूसरे का देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है यदि इतना बराबर इतना तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करवाते हैं। पहले यहाँ पे लिख लो प्रश्न दूसरे का हल। यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, यदि। यदि का मतलब क्या होता है, दिया है। तो आपको सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेना है। आव्यूह में अवयव दिए गए हैं। पहला अवयव है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा अवयव है एक्स माइनस वाई प्लस जेड, तीसरा अवयव है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, बराबर में 122 से आपको लिख लेना है आव्यूह। यहाँ पर आपको दोनों आव्यूह बराबर दिख रहे हैं, तो क्या करना है, संगत अवयव आपको बराबर लिख देना है। आव्यूह की समानता की परिभाषा यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आव्यूह की समानता की परिभाषा से इतना लिख लो, पहला अवयव पहले अवयव के बराबर लिख लो, माइनस का एक्स प्लस का वाई प्लस जेड बराबर 1, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर लिख लो, एक्स माइनस वाई प्लस का जेड बराबर 2। अब आपको क्या करना है, तीसरा अवयव तीसरे अवयव के बराबर लिख देना है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 2, समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या करना है, इन 3 समीकरणों में से आपको 2 समीकरण ऐसे लेना है जिनको हल करने पर एक चर या 2 चर कट जाएं। तो अगर बात करें समीकरण 1 व 2 की, अगर हम जोड़ेंगे 2 चर कट जाएंगे, एक्स कटेगा वाई कटेगा, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 को हल कर लो, 1 व 2 से, माइनस का एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड बराबर 1, एक्स माइनस का वाई प्लस का जेड बराबर 2, समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख दो, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जोड़ने पर एक्स से एक्स कटेगा, वाई से वाई, कितना मिलेगा 2z बराबर 1 प्लस 2, 3 हो गया ना। अब z का मान यहाँ से मिल जाएगा 3/2। अब इसके बाद में आपको फिर 2 समीकरण ऐसे लेना है जिनमें एक चर या 2 चर कट जाएं। तो 2 समीकरण आप लेके चले हो, इन 2 में एक लेना है और बचा हुआ ये 3, चाहे 2 ले लो, चाहे 2 के साथ 3 ले लो, चाहे 1 के साथ 3 ले लो। तो हम क्या करेंगे, बाद वाले जो समीकरण है ना 2 और 3, इनको लेके चलेंगे, हल करेंगे, क्योंकि 2 चर कट जाएंगे, बाई से बाई, जेड से जेड, एक्स का मान पता चल जाएगा, ठीक है। इतना लिख लो। अब इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 को आपको लिखना है। तो x माइनस का वाई प्लस का जेड बराबर 2, फिर x प्लस का वाई और माइनस का जेड बराबर 2, समीकरण 2 हो गया और ये समीकरण नंबर 3। यहाँ पर क्या लिख दो, जोड़ने पर। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जोड़ने पर, ठीक है। y से y कटा, z से z कटा, 2x बराबर कितना मिला 4, कट्टा पिट्टी कर लो, तो x बराबर कितना मिला 2। तो z का मान ये निकला, x का मान ये निकला। अब समीकरण 1, 2, 3 में से कोई सा समीकरण ले लो, x और z का मान रख लो, y का मान निकल आएगा, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको लिख लेना है समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है क्या, माइनस का x है प्लस का y है प्लस का z बराबर 1, यही है समीकरण नंबर 1। रख लो x का मान और z का मान, ठीक है। इसको उस तरफ लेके जाओ दोनों को, तो ये जुड़ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 और 1 3, ये हो जाएगा 3/2। लघुत्तम ले लो, कितना मिला 2 मिला, तो अंश में कितना मिलेगा 6 माइनस का 3, 6 माइनस का 3, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया यहाँ पे 3/2। अब अतः करके आपको लिख देना है लास्ट में, x का मान 2 आया है, y का मान 3/2 आया है और z का मान 3/2। तो ये प्रश्न कंप्लीट हो गया।
अब अगला प्रश्न देख लो, रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है देख लो। 2020 का चौथा सेट है और सेट कोड है 324XD। प्रश्न बताया है दूसरे का खा, तो इसको आप लोग कर लेना, ये रिपीट प्रश्न हुआ है। अब इसको रफ करेंगे, अगला प्रश्न हल करवाते हैं। थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। अगले प्रश्न की है बारी और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, ठीक है। नंबर कौन सा है, गा। देख लो क्या बताया है, फलन दिया गया है बनापान e की घात x माइनस 1 का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। समाकलन करना है तो i के बराबर आपको फलन का समाकलन करना है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस प्रकार का फलन कहीं दिख जाए e की घात में, तो याद रखना है अंश में जरूर e की घात होना चाहिए, e की घात x अंश में जरूर होना चाहिए, तभी समाकलन होगा। अगर नहीं है तब आपको अंश में लेके जाना है, कहाँ से, हर से लेके जाना है। अगर अंश में पहले से e की घात x मिल जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, समाकलन हो जाता आराम से, लेकिन अंश में नहीं है तब आपको हर से लेके जाना है। हर में कॉमन ले लेना है जबरदस्ती e की घात x, तो अंश में पहुंच जाएगा। देखो हमने कॉमन ले लिया e की घात x, तो यहाँ पर नहीं मिला, भाग लगेगा, ठीक है। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा, e की घात माइनस की हो जाएगी, इसे भी ऊपर लेके चलो। अब एक हम फार्मूला यहाँ पे लगा लेंगे, प्रश्नावली 7.2 में 2 फार्मूले हैं ना, एक फार्मूला लगेगा। प्रतिस्थापन विधि से 2 फार्मूले बनाए गए हैं, तो होल घात 1 के लिए फार्मूला लगाना है। देखो हम आपको बता देते हैं फार्मूला, f' अपॉन fx होल घात, इसकी होल घात 1 के लिए फार्मूला है। इस फार्मूले का उद्देश्य क्या है, ये बोलता है नीचे वाले का अपकलन करो, अगर ऊपर वाला मिलता है तो लॉग के बाद में नीचे वाला लिख देना है, ठीक है। ये फार्मूला आपको यूज करना है, तो नीचे वाले का अपकलन करेंगे, अगर ऊपर वाला मिलता है तो डायरेक्ट ही आपको लिख देना है लॉग के बाद में। तो क्या है, 1 माइनस e की घात माइनस का x, 1 का 0 और e की घात x का e की घात x, जब इसका दोबारा करोगे -1 निकलेगा, तो प्लस हो गया ना। तो नीचे वाले का अपकलन किया, ऊपर वाला मिल गया, लॉग के बाद में आपको लिख देना है, आंसर शीट आ जाएगी। इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। i बराबर लिख देना है लॉग के बाद में, मोड में लिख देना है 1 माइनस e की घात माइनस का x और प्लस c, ठीक है। समाकलन हो जाए, समाकलन नेतांग आपको जोड़ देना है c। चलो जल्दी नोट कर लो। अब अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, तो इसको भी हम रफ कर देते हैं। तो ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देख लो कौन सा है, घा। तो यहाँ पे हम नंबर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर x³ द्वारा प्रदत्त फलन f such that r टेंड्स टू r एक ही है। तो ठीक है, एक ही सिद्ध करना है फलन। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण आपको लिख देना है, क्या है, f such that r टेंड्स टू r, fx बराबर दिया गया है x³। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि संबंध एवं फलन से ये प्रश्न है, 2 तरीके से सॉल्व होता है, युग्म से भी सॉल्व होता है और फार्मूले से भी। अगर समुच्चय जो दिया गया है प्रतिचित्रण में अपरिमित है तो फार्मूले से आपको लगाना है। तो यहाँ पर जो समुच्चय है, बाद में हो चाहे पहले हो, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अपरिमित है, अपरिमित है तब आपको फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बता देते हैं एक ही और बहु एक, ये 2 भाई जो हैं एक साथ रहते हैं। इसके लिए इन दोनों के लिए फार्मूला कौन सा लगता है, हम आपको बता देते हैं, fx1 बराबर fx2, ये फार्मूला लगता है। अब आपको पता है एक ही के लिए लास्ट लाइन, फार्मूले के बाद में लास्ट लाइन क्या आएगी, x1 बराबर x2, ये आएगी। और फिर लिख देना है x1 कामा x2, ये किस में बिलोंग करेंगे, पहले वाले समुच्चय में, क्योंकि पहले वाला समुच्चय जो होता है चाहे x के लिए होता है, प्रांत जो आप निकालते हो ना, x के जो मान होते हैं प्रांत बोलते हैं। तो पहला जो समुच्चय r में बिलोंग करेगा,
पहला जो यहाँ पर समुच्चय है अब ये बिलोंग करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों लास्ट लाइन इतनी आएगी एक एक ही के लिए, और बहु एक के लिए देख लो लास्ट लाइन, बहु एक के लिए लास्ट लाइन x1 नॉट इक्वल x2 फॉर एवरी x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R। तो लास्ट लाइन नॉट इक्वल आती है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में क्या बताया गया, सिद्ध कीजिए कि एक ही फलन है। तो लास्ट लाइन इतनी आएगी। देखो कैसे हम आपको बताते हैं, fx1 का मान रख दो तो x1 क्यों, fx2 का मान रख दो x2 क्यों, दोनों पक्षों से घाते 3 हटा दो, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो हम वर्ग भी करते हैं और घन भी करते हैं। अब जरूरत नहीं है तो हटा दो भाई। तो x1 बराबर x2 फॉर एवरी x1 का मान x2 किस में बिलोंग करेंगे, आगे वाले समुच्चय में। तो लास्ट लाइन इतनी आ गई। अब हम बताते हैं यहाँ पर बराबर कैसे आया। जैसे यहाँ पे हल किया तो बराबर आपको दिख रहा है, लेकिन ये चेक हो जाता है, चेक हो जाता है। हम आपको बताते हैं कैसे आपको चेक करना है ये बराबर। अगर यहाँ पर समुच्चय R है तो आपको ध्यान रखना है कि 1 और -1 पे काम करना है, क्योंकि यहाँ पर जो समुच्चय है ना, पहले अपरिमित समुच्चय है। तो अपरिमित समुच्चय है तो बहुत सारे x के मान मिल जाएंगे, तो बहुत सारे x के मान पर काम नहीं करेंगे, 2 मान पर हम काम करेंगे। 2 मान से ही पता लगा देंगे कि ये बराबर आया यहाँ पर कैसे, ठीक है, 2 ही मान पर पता लग जाएगा। देखो कैसे, x का मान आपको लेना है यहाँ से, जो हमने फिक्स बताया है। आपको फलन की आंसर शीट निकालना है, x बराबर 1 यहाँ पे रख लो, तो बराबर में क्या है 1 का क्यूब बराबर 1 निकलेगा। अब x बराबर यहाँ से ले लो, दूसरा मान क्या बताया -1, आंसर शीट निकालो तो -1 की घातें 3 बराबर क्या निकला -1, और यहाँ पे क्या लिख दो इत्यादि। अब देखना है, अगर आंसर शीट डिफरेंट है तो यहाँ पे बराबर आएगा, अगर आंसर शीट सेम टू सेम होती तो यहाँ पर नॉट इक्वल आता है। जैसे इसकी आंसर शीट 1 निकली, इसकी भी आंसर शीट 1 निकलती तो यहाँ पे नॉट इक्वल आता। नॉट इक्वल पे क्या होता है, एक ही नहीं होता फलन, तो फिर क्या होता, बहु एक होता। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर शीट डिफरेंट है तो यहाँ पे बराबर आएगा। एक रूल है, डिफरेंट आंसर शीट पे बराबर आता है, सेम आंसर शीट पे नॉट इक्वल आता है, ठीक है। अब आपको लिख देना है, अब आपको क्या लिख देना है, ये जो फलन है ना, ये एक ही है समुच्चय R में, ठीक है। f कामा समुच्चय कैसे लिखोगे, 2 है आपके पास। अगर बात करें एक ही और बहु एक की, आप जब तीर आरेख से लगाते हो तो प्रतिबिंब बनाते हो, कैसे बनता है, पहले वाले समुच्चय से बाद वाले समुच्चय में। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, पहला वाला समुच्चय से बाद वाले समुच्चय में एक ही फलन है, एक ही फलन है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया, नोट कर लो। तब तक इसको हम रफ कर देते हैं, जल्दी नोट कर लो, अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। ये भी जो है एक ही फलन यहाँ पे सिद्ध करना है, सेम कैटेगरी का है, ऐसे लगाना जैसे लगाया है ना, सेम टू सेम ऐसे ही लगाना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसको पहले हम रफ कर देते हैं, फिर वो वाला जो है प्रश्न लास्ट वाला है उसको लगवाते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हो ही गया है। यहाँ पर अड़ा डाल लो, क्या डाल लो, अड़ा। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, प्रतिचित्रण। तो यहाँ पर हम प्रतिचित्रण लिख देते हैं। देख लो यहाँ पर भी प्रतिचित्रण सेम टू सेम है, या सो दैट R टेंड्स टू R, और fx बराबर क्या है 4x माइनस का 1, और x किस में बिलोंग करेगा, आगे वाले समुच्चय में, ठीक है। बाद वाला समुच्चय जो होता है बाई के लिए होता है। अब देखो एक ही के लिए कौन सा फार्मूला अभी लगाया था, fx1 बराबर fx2। यहाँ पर भी अपरिमित समुच्चय है, तब आपको फार्मूले से लगाना है, ठीक है। fx1 का मान यहाँ से रखो, fx2 का भी मान रखो, माइनस से -1 कट गया, दोनों तरफ सेम टू सेम कट जाते हैं पद, 4 से 4 कट गया, x1 बराबर x2 फॉर एवरी x1 कामा x2, ये किस में बिलोंग करेंगे, आगे वाले समुच्चय में।
मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लो बराबर आ गया ना, बराबर आ गया तो ये सिद्ध हो गया कि फलन क्या है, एक एक ही है। चेक करवाते हैं यहाँ पर बराबर कैसे आया। देखो यहाँ पर वही लेना है, दो मान जो हमने आपको बताए थे। अपरिमेय समुच्चय बहुत सारे मान मिलेंगे, दो मान पर चेक करेंगे, ठीक है। दो से ही पता लग जाता है। एक्स बराबर 1 यहाँ पे रख लो, तो यह 1 बराबर यहाँ पे रखो 4 इंटू 1 माइनस 1 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। एक्स बराबर -1 रख लो, एफ -1 बराबर 4 -1 बराबर कितना मिला, -5। और यहाँ पर क्या लिख दो, इत्यादि। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे डिफरेंट आंसर शीट आई है, डिफरेंट आई है तो बराबर आएगा, बराबर आएगा तो फलन एक एक ही होगा। अब आपको लिख देना है अतः एफ कामा समुच्चय, एफ कामा समुच्चय आर से आर में एक एक ही फलन है, एक ही फलन है। अब आपको 4G ट्रिक से हम बता देते हैं कि अगर यहाँ पर सिद्ध कीजिए ना लिखा होता तो 4G ट्रिक से कैसे बताते ये फलन एक एक ही है या नहीं है, हम आपको बताते। यहाँ पर अगर विषम घात मिल जाए आपको और प्रतिचित्रण में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मिल जाए, पहला वाला, ठीक है, और विषम घात आपको मिल जाए 1 3 5 4, मतलब 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके मिल जाए विषम घात, तो डायरेक्ट बता देना है 4G ट्रिक से कि फलन एक एक ही है। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर यहाँ पर रैखिक मिल जाए फलन, रैखिक x की घात 1 का, और पहले जो समुच्चय है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मिल जाए, ये फिक्स है, ठीक है, यहाँ पर ये फिक्स है, समुच्चय R होना चाहिए। और रैखिक अगर है तो याद रखना रैखिक हमेशा एक एक ही फलन होता है, ये 4G ट्रिक है। चलो भाई प्रश्न ये भी हो गया और प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 3 को कंप्लीट करवाएंगे, जल्दी इतना नोट कर लो। अब आपको प्रश्न तीसरे का देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है फलन x की घात 10x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। पहले आपको 4G ट्रिक से आंसर निकलवाएंगे, उसके बाद बेसिक से लगवा देंगे। देख लो 4G ट्रिक, पहले हम आपको जनरल फॉर्म में बताएंगे, उसके बाद इसकी आंसर शीट निकलवाएंगे। देख लो y बराबर अगर m की घात n आपको मिल जाए, y बराबर क्या मिल जाए, m की घात n मिल जाए, तब आपको dy/dx के बराबर, ये आपको याद कर लेना है, n/m इंटू में m डेज प्लस का n डेज log m बेस ई, ये आपको याद कर लेना है। ये 4G ट्रिक है, ठीक है, इसी में हम मान रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ऊपर जो है ये है n का मान और जो नीचे है वो है m का मान, ठीक है। पहले तो एट इट इज लिख लो, x की घात 10x n/m, तो 10x अपन x। अब m डेस x, मतलब m डेस का मतलब है आपको अवकलन करना है एक बार m का, m क्या x है तो 1 आएगा, ठीक है, 1 ना लिखो, अंतर नहीं पड़ेगा आंसर शीट में, प्लस n डेज का मतलब है इसका अवकलन करो। 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, फिर log बेस e और m क्या है आपके पास, x है, लिख देना है। ये आंसर शीट निकली है 4G ट्रिक से, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं और इतनी ही बेसिक से निकलवाएंगे। 10x अपन x प्लस का सेक स्क्वायर x इंटू में log x, और बेस ही लिखो या ना लिखो, इतनी आंसर शीट बेसिक से निकलवाएंगे। चलो इतना हम इसको रफ कर देते हैं, आप लोग कहीं ना कहीं लिख लेना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग डाल लो प्रश्न तीसरे का हल। यहाँ पर दिया गया x की घात 10x, आपको y के बराबर मान लेना है, तो माना y बराबर x की घात 10x, तो यहाँ पर चर की घात चर आपको दिख रही है, तो आपको क्या करना है, पहले लॉग लेना है, उसके बाद अवकलन करना है। तीसरी स्टेप में अवकलन होगा, पहले लॉग लेना है, फिर दूसरे नंबर पर लॉग का फार्मूला लगाना है, फिर तीसरे नंबर पर आपको अवकलन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो दोनों पक्षों का, यहाँ पे क्या लिख लो, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर
तो बराबर के मेरी तरफ log बाई आ जाएगा, बराबर के उस तरफ x की घात 10x। ठीक है, फार्मूला लगा लो, उसके बाद अवकलन कर लो। 10x आगे आ जाएगा, log x। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ किया, log m की घात n बराबर होता है n log m। ये फार्मूला हमने यूज़ किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अवकलन करना है तीसरी स्टेप में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बराबर के मेरी तरफ d अपॉन डी एक्स रखना है, log बाई बराबर में रख लेना है d अपॉन डी एक्स, 10x log x। इसको फर्स्ट मानना है और इसको सेकंड। गुणन नियम का यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर बनापन y का दोबारा अवकलन करना है। फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, सेकंड का अवकलन log x का बनापन x, सेकंड को ऐसे ही रखो, फर्स्ट का अवकलन सेक स्क्वायर x। ठीक है, बाई का क्रॉस इंटू करके बाई का मान रख दो, आंसर शीट मैच कर लेना। 4G ट्रिक्स है, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बाई का क्रॉस इंटू करना है, तो डी वाई के अपॉन डी एक्स बराबर वाई, और ब्रैकेट में क्या लिख लूँ, अंश में है 10x अपॉन में x प्लस, यहाँ पे log पहले है सेक स्क्वायर बाद में है, तो log का अगर आपको पद दिख जाए और इंटू में दूसरा पद दिख जाए तो log का सबसे बाद में पद लिखा जाता है गणित में, ये जानकारी होना चाहिए। तो सेक स्क्वायर x पहले लिख देंगे और log x बाद में लिख देंगे। अब बाई का मान आपको रख देना है, आंसर शीट आ जाएगी x की घात 10x। ठीक है, 10x के बटे x प्लस का सेक स्क्वायर x फिर log x। देख लो 4G ट्रिक से आंसर शीट मैच कर लो, x की घात 10x अपॉन x सेक स्क्वायर x log x। ठीक है, आंसर शीट करेक्ट है, नोट कर लो इतना। अब इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नंबर हम चेंज करते हैं, कौन सा है, खा। तो देख लो यहाँ पर बताया गया है, दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप निर्देशक लिखा है, वही निर्देशांक या निर्देशाक्ष एक ही बात है। यहाँ पे लिखा अक्षों ओ एक्स कामा ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। तो बराबर झुका हुआ है, आपको कोण दिखा देना है बराबर, यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। ओ एक्स के साथ कोण इसका और इसका, इसके साथ कोण और इसके साथ कोण बराबर ही आपको दिखा देना है। डायग्राम बनेगा, थोड़ा समझ लो डायग्राम। ठीक है, ये यहाँ पर मूल बिंदु हो जाएगा, ये सदिश आपको ले लेना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप। ये एक्स अक्ष आपको यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पर वाई अक्ष डाल देना है और यहाँ पर जेड अक्ष डाल देना है। ये जो सदिश है ना, इसने क्या बोला है, ओ एक्स के साथ कोण अल्फा और फिर ये पी हम डाल देते हैं, ओ पी जो है ओ वाई के साथ बीटा और इसके साथ गामा। ये बराबर आपको दिखाना है, यही सिद्ध करना है, बराबर झुका हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है ओ एक्स पर आपको इकाई मिलेगा आई कैप, बाई अक्ष पे आपको ओ वाई पर क्या मिलेगा, इकाई सदिश जे कैप मिलेगा, ओ जेड पे के कैप मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉस अल्फा बराबर, फार्मूला तो आपको पता ही है, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो हमने अल्फ़ा ले लिया, ये आई कैप लिख लो, मतलब वेक्टर ए है तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, वेक्टर ए के स्थान पे आई कैप, फिर वेक्टर बी ये सदिश ले लो आई कैप जे कैप प्लस का के कैप, अपान में मापांक निकालना है। तो आपको पता है आई कैप का गुणांक 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे आ जाओ तो इतना मिलेगा। ठीक है, कॉस अल्फ़ा बराबर आई कैप का आई कैप के साथ डाल लगाओगे 1 मिलेगा, इसका इसके साथ लगाओगे मतलब जे कैप है ही नहीं तो 0, इसमें के कैप है नहीं है तो 0 अपान में √3। तो कॉस अल्फ़ा बराबर क्या आ गया, 1/√3। समीकरण नंबर 1 डाल दो,
अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, OP का OY के साथ कोण निकालना है। तो इतना आप लोग नोट कर लो। अब इसी में हम थोड़ा सा काम करेंगे। यहाँ पे cos बीटा कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जे कैप कर लेते हैं। ये बीच का कोण है ना, ये सदिश ले लो, ये सदिश डाट लगा लो अपान में सेम टू सेम रहेगा। आई कैप का आई कैप के साथ डाट लगाओगे 0, जे कैप का जे कैप के साथ डाट लगाओगे तो 1। यहाँ पे आई कैप नहीं है तभी 0 आया, यहाँ पे जे कैप है तो 1 आया, के कैप है नहीं है तो 0 आएगा, अपान में √3। तो cos बीटा बराबर क्या निकलेगा, 1/√3। समीकरण नंबर 2 डाल दो, इतना नोट कर लो। अब हम क्या करेंगे, OP का OZ के साथ कोण निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, गामा कर लेते हैं यहाँ पर के कैप, और वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये 0 कर लो, दूसरा पद भी 0 कर लो, के कैप का के कैप के साथ डाल लगाएंगे 1 आएगा। तो cos गामा इतना निकला। अब समीकरण 1, 2 व 3, इसे 3 डाल दो। समीकरण 1, 2, 3 से देखो बराबर आंसर शीट निकली है सबकी 1/√3। तो आपको बराबर करके लिख देना है। तो इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 व 3 से बराबर आपको लिख देना है cos अल्फ़ा बराबर आएगा cos बीटा के, बराबर आएगा cos गामा के। तो हर एक पद में cos हटा दो, हर एक पद से cos हटा दो, बराबर है ना, इसीलिए ये बराबर झुका हुआ है सदिश। ये जो सदिश है ना, ये बराबर झुका हुआ है इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, क्योंकि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न जो है हल करवाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे नंबर हम चेंज कर लेते हैं, कौन सा है, गा है, गा। ये हो गया, ये हो गया। ये देखो, वक्रों के कुल y बराबर mx के निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। यम क्या है, स्वयं अचर है। तो आपको क्या करना है, स्वयं अचर है, यम 1 है तो एक बार अपकलन करना है, ठीक है। चलो लिख लो, दिया गया वक्र, सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया वक्र y बराबर mx, समीकरण 1 डाल देना है और यहाँ पे बता देना है जहाँ यम एक स्वयं अचर है, यम क्या है, स्वयं अचर है, 1 है तो आपको x के सापेक्ष अपकलन एक बार करना है। और इतना ध्यान रखना है, अपकलन तो करोगे लेकिन आंसर शीट में ये यम जो है नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस हिंदी का मतलब है बराबर के मेरी तरफ d/dx रखना है, बराबर के उस तरफ d/dx रखना है। इसका क्या हो जाएगा, dy/dx। यहाँ पे क्या निकलेगा, यम, x का 1 होगा। तो आंसर शीट में यम आपको दिख रहा है। अब यम को हटाना है कहाँ से, समीकरण 1 से। यम का मान रख लो यहाँ पे, तो dy/dx बराबर यम का मान निकालो तो y के बटे x आएगा। यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने क्या किया, यम का मान रख लिया। थोड़ा सा हल करो, आंसर शीट आ जाएगी। x का क्रॉस इंटू करो तो x dy/dx बराबर y को इस तरफ ले आओ, बराबर 0 करके आपको आंसर शीट छोड़ना है। ये आंसर शीट आ गई, एक कोटि एक घात का आपका समीकरण निकला है। ये भी कंप्लीट हो गया, इतना नोट कर लो। अब अगला प्रश्न जो है हल करवाते हैं। थोड़ा इसको हम रैपिड फायर ले लेते हैं। चलो भाई, अगला प्रश्न देख लो, क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है। ये तो हो गया, ये देख लो घा। यहाँ पे नंबर हम चेंज करते हैं और फिर पढ़ लेते हैं क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है। यदि y बराबर इतना हो तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर उतना, ठीक है। इसको लेके चलना है क्योंकि प्रश्न में लिखा है यदि। यदि का मतलब क्या होता है, दिया है। तो लिख लो, दिया है y बराबर x sin y,
यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, नीचे देखो डी के पास में चर x है, तो x के सापेक्ष अवकलन करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन। इस हिंदी का मतलब क्या होता है, बराबर के मेरी तरफ d/dx रखना है और बराबर के उस तरफ d/dx रखना है। ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लगा लो, गुणन नियम का यूज होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट को ऐसे ही रखो, सेकंड का अवकलन क्या होगा, cos y। अब y का दोबारा करोगे तो dy/dx निकलेगा। ठीक है, अब सेकंड को ऐसे ही रखो, फर्स्ट का अवकलन 1 होगा। अब dy/dx से पद देखो कितने, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो पक्षांतर करके आपको dy/dx का मान मतलब निकालना है, इसके बराबर इतना। तो पक्षांतर करके कॉमन लेंगे पहले, तो dy/dx इसको इस तरफ लाएंगे, माइनस का x cos y dy/dx और बराबर में sin y। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लो तो 1 - x cos y dy/dx बराबर में sin y। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको करना क्या है, dy/dx का मान निकालना है। तो dy/dx बराबर sin y के बटे 1 - x cos y। अब आंसर शीट मैच करो, देखो इतनी आई है या नहीं। तो यहाँ पर अंश में y है, यहाँ पे क्या है sin y, यहाँ पर x का इंटू है, यहाँ पे नहीं है। तो आपको क्या करना है, sin y का मान यहाँ से रख लो, समीकरण इसको डाल लो 1। तो समीकरण 1 से हम sin y का मान रख लेते हैं, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आंसर शीट मैच नहीं हुई है। चलो मैच करवाते हैं। तो dy/dx बराबर sin y का मान समीकरण 1 से रखना है, तो y/x के बटे 1 - का x cos y। ठीक है, x नीचे आएगा, तो dy/dx बराबर y/x 1 - x cos y। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, x का क्रॉस इंटू करके लिख देना है, आंसर शीट आ जाएगी। तो देख लो x dy/dx बराबर y/1 - का x cos y। अब आंसर शीट मैच करो आगे। ठीक है, मैच हो गए। तो प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट करवाएंगे, इतना नोट कर लो जल्दी। अब आपको प्रश्न चौथे का देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है अनिश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करवाते हैं, पहले यहाँ पे लिख लो प्रश्न चौथे का हल आपको i के बराबर लिख लेना है। अंश में है cos x, हर में क्या है, पहले ब्रैकेट में 1 + sin x और दूसरे ब्रैकेट में 2 + sin x, और यहाँ पर आपको dx लिख देना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको देख लेना है हर में कितने ब्रैकेट है, 1 2। तो आपको पता है कि हर में 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट होते हैं तो आंशिक भिन्न का यूज करके समाकलन होता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आंशिक भिन्न हमेशा बहुपद पर लगाई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं लिख लेना है, बेसिक है, ये लिख देते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग क्या करना है, लिख देना है कॉपी पे। आंशिक भिन्न केवल बहुपद फलन पर लगाई जाती है। केवल और केवल बहुपद फलन पर लगाई जाती है आंशिक भिन्न। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन है, आपको कन्वर्ट करना है बहुपद में, क्योंकि 2 ब्रैकेट है हर में, तो आंशिक भिन्न का यूज होगा पक्का, पता है। लेकिन बहुपद फलन पर यूज होती है तो बहुपद आपको बना लेना है। प्रतिस्थापन विधि आपको यूज करना है, प्रश्नावली 7.2 में आपने पढ़ी थी। प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करेंगे, साइन को t मान लेंगे, चाहे इसको देख लो चाहे यहाँ से देख लो, तो ऊपर वाला मैच हो जाएगा, तो बहुपद में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आंशिक भिन्न यूज करके समाकलन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, प्रतिस्थापन विधि से। ये आप लोग कहीं ना कहीं लिख लो, मोटी बात है,
मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको हम रफ करते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं साइन एक्स को टी मानते हैं। साइन एक्स का अवकलन बोलो क्या होता है, कॉस एक्स, इस तरफ डी एक्स बराबर में डी टी। आपको दो मान रखना है, प्रतिस्थापन विधि जब यूज करते हो कितने मान रखना है, दो। एक माना है और जो मैचिंग होती ना कॉस एक्स डी एक्स, उसके स्थान पे आपको डी टी रख लेना है। ठीक है, तो आई बराबर पहले यहाँ पे रखो ब्रैकेट में 1 प्लस का टी 2 प्लस का टी, ऊपर कॉस एक्स डी एक्स के स्थान पर यहाँ पे रख लो डी टी। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको आंशिक भिन्न यहाँ पे यूज करना है। आंशिक भिन्न भी दो तरीके से यूज होती है, शॉर्ट में और लॉन्ग में। तो शॉर्ट में कब यूज होती है, लॉन्ग में कब यूज होती है, आपको दो शर्तें वेरीफाई यहाँ पर करना है। अगर दोनों शर्तें वेरीफाई हो जाती हैं तो शॉर्ट में आंशिक भिन्न यूज होगी, मतलब ए बी सी के मान डायरेक्ट निकलते हैं। लॉन्ग में जब यूज होगी तब पहली शर्त और दूसरी शर्त, या तो दोनों शर्तें वेरीफाई ना हो या फिर इन दोनों में से एक शर्त वेरीफाई ना हो, तब लॉन्ग में यूज करेंगे आंशिक भिन्न। लॉन्ग का मतलब है ए बी सी के मान डायरेक्ट नहीं निकलते हैं। तो देखते हैं पहली शर्त क्या है, आपको ब्रैकेट में देखना है, इसमें भी टी की अधिकतम घात। पहले ब्रैकेट में 1 मिली, दूसरे ब्रैकेट में 1 मिली, तो पहली शर्त क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। अब दूसरी शर्त क्या है, होल घात देखी जाती है, ब्रैकेट की होल घात देखी जाती है, इसकी होल घात 1 है और इसकी होल घात 1 है, तो दूसरी शर्त भी वेरीफाई हो रही है। तो शॉर्ट में यूज करेंगे आंशिक भिन्न, कहने मतलब है ए बी सी के मान डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, इतनी जानकारी आपको पहले ही थी और जिन बच्चों को नहीं थी तो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आंशिक भिन्नों में, यहाँ पे लिख लो आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्नों में क्या करने पर, वियोजित करने पर। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट के लिए ऊपर क्या लिखना है, ए, और दूसरे ब्रैकेट के लिए क्या लिखना है, ऊपर बी। अब देखो कैसे मान निकालोगे, ऊपर हम रफ करेंगे फिर आपको बताते हैं कि कैसे मान ए और बी के निकालोगे। ए के बटे देख लो क्या है, t+1, तो आपको यहाँ पर छुपाना है। ये कब छुपेगा हम आपको बताते हैं, ये जब 0 बनेगा तभी छुपेगा, जब छुप जाएगा ए का मान निकल आएगा। तो बताइए इस ब्रैकेट में टी के स्थान पे कितना ऐसा मान रख दें ये 0 बन जाए। आप कहोगे -1 रख दो, -1 रख दिया, ये ब्रैकेट क्या हो गया, 0 0 हो गया, छुपा लो। अब जहाँ जहाँ टी है -1 रखना है, तो 1/1 हल करेंगे 1, ए का मान कितना मिला हमको, 1 मिला। ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं, अब बी का मान निकालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बी के अपान देख लो क्या है, 2 + t है, तो यहाँ पर आपको छुपाना है। ये कब छुपेगा, जब 0 बनेगा। टी के स्थान पे ऐसा कितना हम रख दें ये 0 बन जाए। आप कहोगे -2 रख दो, तो ये 0 बन जाएगा, छुप जाएगा। अब जहाँ जहाँ टी है -2 रख दो, तो यहाँ पर आपको टी दिख रहा है, -2 रखो, तो -1 निकलेगा। बी का मान -1 निकला, ए का मान 1 निकला। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। जब ए और बी के मान पता चल जाते हैं तो ए और बी को हटा देते हैं। तो आई बराबर आपको लिख लेना है 1/1 प्लस का टी, ठीक है, प्लस माइनस का 1/2 प्लस का टी। चलो भाई समाकलन करो, दो पद हैं दोनों पद का करो। तो आई बराबर इसका हो जाएगा लॉग, यहाँ पे चर चेंज है, अपान में अवकलन करना है, 1 का 0 टी का 1, क्योंकि चर चेंज है यहाँ से मैचिंग करते हैं, डी के पास में टी और यहाँ पे क्या 1 + t, तो टी और 1 + t चर चेंज है, तो दोबारा कहने मतलब है समाकलन के बाद में अवकलन होता है अपान में। अवकलन करो 1 का 0 टी का 1, जैसा इस पद का किया ना वैसे ही सेम टू सेम दूसरे पद का करना है, 2 का 0 टी का 1 और प्लस सी, समाकलन हो जाए सी को जोड़ दिया करो। अब आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा हल करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई के बराबर आपको यहाँ पे लिखना है log 1 प्लस का टी, यहाँ पर क्या मिलेगा log 2 प्लस का टी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर फार्मूला लग रहा है log का तो लगा लो, उसके बाद आंसर शीट छोड़ेंगे। तो लग रहा है फार्मूला log m/n, तो 1 प्लस का टी अपान में 2 प्लस का टी,
कौन सा फार्मूला लगा, लॉग यम माइनस का लॉग एन के बराबर होता है लॉग यम बटे एन। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग मापांक दिख रहा है अंश बटे हर में, तो एक आपने रूल पढ़ा होगा, दो समिश्र संख्याओं का अगर अलग अलग मापांक है तो उनका होल मापांक हो जाता है। तो 1 प्लस का टी अपॉन 2 प्लस का टी और प्लस का सी जोड़ते रहना। ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं, अगर Z1 अंश में है मापांक, Z2 का हर में है, तो Z1 अपॉन Z2 का होल मापांक लिखा जाता है। ठीक है, अब t का मान आप लोग रख लो, आंसर शीट आ जाएगी। तो t किसे माना था, साइन x को माना था, तो यहीं पे हम लिख देते हैं log 1 प्लस का साइन x अपान में 2 प्लस का साइन x और प्लस का सी। ये आंसर शीट आगे नोट कर लो। अब अगले प्रश्न की बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, ये कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देख लो, तब तक इसको हम रफ करते हैं। रफ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, रफ नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। चलो भाई, ये प्रश्न हो गया, ये बाद में लगवाएंगे क्योंकि ये इस पे ज़्यादा घेरता है। रैखिक प्रोग्रामन का है प्रश्न, पहले ये देख लो। ये रिपीट हुआ है प्रश्न, 2017 का 5वां सेट है और प्रश्न बताया छठे का आड़ा, तो इसको कर लेना। ठीक है, ये रिपीट हुआ है प्रश्न, इसको लगवाते हैं। यहाँ पे डाल लो घा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताया है यहाँ पे, यदि सदिश वेक्टर r बराबर इतना और यल एम एन इसकी दिक् कोज्याएं तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। तो सिद्ध करना आपको पता है, दिक् कोज्याओं के लिए यल के लिए फार्मूला होता है एम के लिए और एन के लिए। सदिश दिया गया है तो इसी से फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, यदि। यदि का मतलब क्या होता है, दिया है, तो क्या लिख लेना है यहाँ पे, दिया गया सदिश, दिया गया सदिश वेक्टर r बराबर एक्स आई कैप बाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। मेरे प्यारे बच्चों, मापांक निकाल लो इसका। तो मापांक निकालेंगे, ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए निकालना है। ठीक है, इसका क्या कर दो, होल वर्ग कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। अब इसे क्या लिख दो, आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि मोड आर बराबर क्या होता है, आर होता है। मापांक की आंसर शीट हमेशा संख्या में निकलती है, तो वेक्टर आर बराबर आर ले लिया, तभी यहाँ पे रख दिया। समीकरण 1 डाल दो इसे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यल का मान निकालना है। देखो फार्मूला होता है यल बराबर, आपको एक्स उठाना है और अपान में मापांक निकालना है, जो यहाँ पर आपने लिखा है वही लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद यम यहाँ से बाई लिखना है और अपान में सेम टू सेम एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। एन आपको निकालना है बाद वाले दिक् अनुपात से, जेड अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, LHS लेके चलना है। क्या लेके चलना है, LHS, और बन निकाल देना है। जल्दी इतना नोट कर लो। अब इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लिख देते हैं LHS बराबर यल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर। रखो एक्स का मान एक्स अपान रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखना वाई अपान रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर यहाँ पे लिखना है जेड अपान, इसका मान रखना है एन का, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और होल स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन कर देना है, अंश को देना है, हर को देना है, हर एक पद में ऐसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बराबर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दूसरा पद देख लो, वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीसरा पद क्या देगा, जेड स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब लघुत्तम ले लो, लघुत्तम सेम मिला है, क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अंश में लिख लो। ठीक है,
ये कट गया, क्या आया 1 आया। तो समीकरण 1 का यूज नहीं हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा लिखो कम ना लिखो। तो समीकरण 1 का नहीं यूज हुआ है और आंसर शीट आ गई। नोट कर लो। अब ये प्रश्न जो है रैखिक प्रोग्रामन का लगवाते हैं, जल्दी नोट कर लो। इसको हम रफ कर देते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं। ये रफ हो गया, ठीक है। अब रैखिक प्रोग्रामन का प्रश्न देख लो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं, डाल दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रश्न देख लेना है अधिकतम या न्यूनतम, पूरे प्रश्न में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा अधिकतम, तो सबसे पहले आपको अधिकतम जेड का मान रख लेना है। अधिकतम जेड बराबर दे दिया गया है, यहाँ से देख लो x प्लस का 3y। इसके बाद व्यवरोध लिखना है। अवरोध भी बोलते हैं, असीमिकाएँ भी बोलते हैं, प्रतिबंध भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा, अवरोधों 1 2 3 4 अवरोध दिए गए हैं, ठीक है। लिख लो अवरोध। पहला क्या है 2x प्लस का y लेस देन इक्वल 20। दूसरा क्या है x प्लस का 2y लेस देन इक्वल 20। x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। प्रश्न से आपको डेटा लिख लेना है, आपने लिख लिया। इसके बाद क्या करते हैं, असीमिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है, आपको जानकारी है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। असीमिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लिखेंगे, यहाँ पे लेस देन हटा देंगे, 2x प्लस का y बराबर 20। अब आपको क्या करना है, अंताखंड बनाना है। तो बराबर क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 20 नीचे उतार लो, उतार लिया, बराबर में 1। अब बीच में हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो आपको क्या करना है, 2x के बटे 20 लिखना और y के बटे 20। तो ये जो बीच में प्लस है यहाँ पर दिख रहा है, आ जाएगा, ठीक है। इतना नोट करो। अब उस तरफ हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया, अब आपको यहाँ से लिख लेना है। लघुत्तम वापस करो, 2x के बटे कितना आएगा, 20 आएगा, प्लस के y के बटे 20 आएगा, बराबर 1। काट लो, तो x के बटे 10 और यहाँ पे y के बटे 20 बराबर 1। पहला ये अंताखंड बन गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लेस देन हटा के बराबर लगा लेना है, x प्लस 2y इक्वल 20। तो आपको क्या चाहिए, बराबर में 1 चाहिए, तो 20 को नीचे लिख लेंगे और बराबर हमको 1 मिल जाएगा। अब बीच में प्लस चाहिए, तो लघुत्तम वापस दे दो, x के बटे 20 लिख दो और 2y के बटे 20 लिख दो। अब बीच में प्लस आ गया, ठीक है। थोड़ा सरल करो, तो y के बटे 10 बराबर 1। मेरे प्यारे बच्चों दूसरा ये अंताखंड बन गया, इसे नंबर 2 डाल दो। इसके बाद यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो x बराबर आपको 0 लिख देना है, 3 नंबर डाल दो। y ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो y बराबर आपको 0 लिख देना है, नंबर 4 डाल दो। इसके बाद क्या करते हैं, डब्बा बनाने के लिए z बराबर 0 करना पड़ता है। तो x प्लस का 3y के बराबर 0, z का मान हमने रख लिया यहाँ से। अब यहाँ से बिंदु निकालो, तो x बराबर माइनस का 3y, x बराबर क्या है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 3y, तो x के बटे y बराबर कर लो 3 के बटे 1। अगर इसे हल करोगे ये मिलेगा, ठीक है। x का y कितना मिल गया, माइनस का 3 कामा 1। तो मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लो उतना। अब इस तरफ डायग्राम बनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको स्केल निकाल लेना है, क्षैतिज रेखा खींच लेना है और ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेना है। तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई। अब यहाँ पर हम खींचते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है। ये खींच गई क्षैतिज रेखा। यहाँ पर आपको लिख देना है x अक्ष और यहाँ पर इसका अपोजिट x डैश। यहाँ पर आपको y अक्ष लिख लेना है और यहाँ पर आपको y डैश लिख लेना है। अब मेरे प्यारे बच्चों अंतराल लेना है, अपने पास से नहीं लेते हैं, अंतःखंड से लिए जाते हैं। तो x के नीचे कितना है 10,
x के नीचे 20 है, तो धनात्मक हैं दोनों, अधिकतम देख लो 20 है, तो x अक्ष पे क्या लाइनें करना 20 आप ग्राफ पे नहीं ला पाओगे, तो आपको क्या करना है 2 से ले लेना है, 10 तो आ जाएंगे धनात्मक x अक्ष पे। ठीक है, 2 4 6 10 लाइनें आपको करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और करना है, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, बराबर दूरी पर ही लेना है, ये 10, तो यहाँ पर हम थोड़ा सटा के लिख देते हैं x अक्ष। अब y के नीचे 20 है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, धनात्मक ये y अक्ष पे आपको 20 लेना है, तो 2 से ले लो, 10 लाइनें कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। अब आपको अंतराल खींच लेना है, पहला अंतराल तो ले लिए, अंताखंड खींचना है, तो अंताखंड देख लो, x के नीचे 10 है, y के नीचे 20 है, तो 10 कहाँ पे मिलेगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे मिल जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2 का अंतराल लिया ना, 5 दूनी 10, 10 कामा 0, y के नीचे 20 है, तो 10 लाइनें आपको धनात्मक y अक्ष पे लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 0 कामा 10, 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो, 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो, ये खींच गई, नंबर 1 डाल दो। अब दूसरा अंताखंड देख लो, x के नीचे 20 है, यहाँ पे मिल जाएगा 10 दूनी 20, y के नीचे 10 है, 5 लाइनें गिन लो, 1 2 3 4 5, 0 कामा 10, 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो, लास्ट वाला बिंदु लेना है। ठीक है, ये हमने नंबर 2 रेखा खींच ली। अब नंबर 3 देख लो, ये x बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा y अक्ष पे मिल जाएगी, इसे नंबर 3 डाल दो। y बराबर 0 कहाँ पे मिलेगी, ये क्षैतिज रेखा है ना x अक्ष की, इसी पे आपको मिल जाएगी, नंबर 4 डाल लो। इसके बाद ये बिंदु है, अब आपको बिंदु दिखाना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने अंतराल लिया 2 से, अगर ये अंतराल यूज करोगे तो आपको 1 2 3 करके ही गिनना है। ये जो बिंदु है, बिंदु का अलग सिस्टम होता है, अंतराल चाहे आप 5 से ले लो, 10 से ले लो, 15 से ले लो, 20 से ले लो, उससे मतलब नहीं होता है। जब बिंदु आपको दिखाना है तो इसी अंतराल का अगर यूज करोगे तो 1 2 3 करके ही गिनना है, या फिर इस बिंदु का अलग से आपको अंतराल ले लेना है। चाहे डब्बा छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, अगर इस अंतराल को यूज करेंगे बड़ा डब्बा बनेगा, अगर इसका अंतराल अलग लेते हैं 1 2 3 करके तो छोटा डब्बा बनेगा, तो आंसर शीट में अंतर नहीं पड़ेगा। तो यही अंतराल हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 करके ही गिनेंगे। x का मान -3 है, बराबर दूरी पे ले लो, 1 2 3, y का मान देख लो 1 है, तो यहाँ से डब्बा बन जाएगा। ठीक है, बना लो भाई डब्बा, आपको समझना है डब्बा, क्योंकि डब्बे से ही आंसर शीट निकलती है, इतना ध्यान रखना। डब्बा समझ लिया तो आंसर शीट निकल आएगी। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख देते हैं -3, -1। अब आपको पता है ये z बराबर 0 है ना, z की रेखा हमेशा मूल बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, मूल बिंदु से होकर जाती है, ये लो z बराबर आपको 0 लिख देना है। अब आपको करना क्या है, तीर लगाना है। ये अंताखंड किससे बना था, 2x प्लस का y लेस देन इक्वल 20, इसी से बना था। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाना है नंबर 1 रेखा के। नंबर 1 यही है, अंदर तीर लगा लो, चाहे तीर पास पास लगाओ चाहे दूर दूर लगाओ, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा अंताखंड किससे बना था, x प्लस 2y लेस देन इक्वल 20, इसी से बना था। तो यहाँ पर भी लेस देन इक्वल है, इसी से तो अंताखंड बनाया था। लेस देन इक्वल अंदर ही तीर लगाना है नंबर 2 रेखा के, यही नंबर 2 रेखा है, तो हमने अंदर तीर लगा लिए। अब आपको पता है ये x बराबर 0 कहाँ से लिखा था, x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक उसी के लिए जिस अवरोध से अंताखंड बनता है, उसी के लिए ट्रिक है। ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाते हैं और लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाते हैं। यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं, आपको समझना पड़ेगा तीर की दिशा किस तरफ देनी है। x का मान 0 या 0 से बड़ा लेना, किस तरफ लेना है, धनात्मक x अक्ष की तरफ। तो नंबर 3 यही है, ये लो धनात्मक
एक्स अक्ष की तरफ हम इसकी जो है दिशा बता देते हैं। अब y बराबर 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 से लिखा था, इसके लिए भी ट्रिक नहीं है, आपको समझना है कि तीर की दिशा किस तरफ देनी है। y ग्रेटर देन इक्वल 0 है, इसका मतलब है y का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है। किस तरफ लेना? ऊपर लेना है। ठीक है, ये हमने तीर लगा लिए। अब जहाँ पे सारे तीर मिल जाते हैं वहीं पे छायांकित होता है। कहाँ पे? इस रेखा के यहाँ पे मिल गए, 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 तो ये छायांकित होगा। अब दूसरा तरीका भी हम आपको बता देते हैं। आपके पास 2-3 पटरी होना चाहिए। आपको कैसे रखना है? पहली पटरी यहाँ पे रख देना है। इस लाइन ने क्या बोला? आगे होगा, पीछे छायांकित नहीं होगा। फिर आपको यहाँ पर स्केल रख लेना है, नीचे नहीं छायांकित होगा, ऊपर होगा। फिर आपको स्केल यहाँ पर रख लेना है, ठीक है, पीछे नहीं होगा, आगे होगा। आपने कितनी स्केलें रख ली? 3। एक यहाँ पे रख लो, 4। इसने क्या बोल दिया? पीछे नहीं होगा, आगे होगा। तो 4 जब स्केल रखोगे ऐसे करके, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे करके, तो यही छायांकित होगा। तो ये तरीका बढ़िया है, इससे कभी गलत नहीं हो सकता छायांकित। 2-3 पटरी होना चाहिए आपके पास, छायांकित कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे छायांकित जो है, इसका भी नाम है मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता है नाम जो हैं 2 हैं, एक है परिबद्ध होता है और दूसरा अपरिबद्ध होता है। अपरिबद्ध जब होता है जब रेखाओं से घिरा हुआ ना हो छायांकित, और परिबद्ध कब होता है? जब रेखाओं से घिरा हुआ है। तो ये रेखाओं से घिरा हुआ है तो क्या बोलेंगे? सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। यहाँ पे क्या लिखना है? सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। तो मेरे प्यारे बच्चों, परिबद्ध का मतलब क्या होता है? बाउंडेड होता है। लिख देना है, नहीं तो 50 रुपए के जो टीचर होते हैं वो क्या जाने परिबद्ध किसको बोलते हैं? बाउंडेड को बोलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आपको क्या करना है? बिंदु ढूंढना है। कितने बिंदु हैं मेरे पास? 1, 2, 3 और 1, 4। तो 4 बिंदु हैं। मूल बिंदु तो लेते नहीं हैं, बचे कितने? 3। इन 3 बिंदुओं में से आपको एक बिंदु लेना है। और कौन सा लेना है? आपने सबसे पहले क्या लिखा था? अधिकतम जेड लिखा था यहाँ पे। तो आपको अधिकतम बिंदु ढूंढना है। 3 बिंदु में से एक बिंदु आपको मिल जाएगा। ठीक है, बताते हैं, पहले उस तरफ हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, रफ हो गया। अब आपको यहाँ पे लिख लेना है अधिकतम बिंदु। यहाँ पर क्या लिख लेना है? अधिकतम बिंदु। अब आपको स्केल निकाल लेना है। स्केल निकालो और बताते हैं कैसे मान निकलेगा बिंदु। तो जेड की रेखा जो है इस पे आप स्केल रख लो। अब इसको आगे बढ़ाना है। जो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा वही होगा अधिकतम बिंदु। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आगे बढ़ाया, ये बिंदु मिल गया, दूसरा ये मिल गया, तीसरा कौन सा मिला? ये सबसे लास्ट वाला बिंदु यही है। तो यही आपको लिखना है। फिर एक बार ट्राई करके दिखा देते हैं। पटरी को आगे बढ़ाओ, सबसे बाद में कौन सा बिंदु मिला? ये वाला मिला, ये वाला। फिर एक बार बताते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। ये पहले मिल गया, फिर बाद में ये मिला, सबसे लास्ट में ये बिंदु मिला। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे लास्ट में यही मिला बिंदु। समांतर रेखा खींच लेना है। समांतर रेखा इसलिए खींचना है, ये बिंदु पता लग जाएगा जेड की रेखा से कितनी दूरी पर है। इसको P डाल लो तो कितना मिल गया हमको? 0,10 मिल गया। तो x का मान हमको 0 मिला और y का मान 10 मिला। अब आपको अधिकतम z का मान निकाल देना है। तो यहाँ पे लिख देना है अधिकतम z बराबर, स्टार्टिंग में आपने क्या लिखा था? चर x और y में x प्लस 3y। तो यहाँ पर x प्लस का 3y हम लिख देते हैं। अब x का मान 0 है, y का मान 10 है। तो 0 प्लस 30 कितना मिला हमको? 30 मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर शीट आ गई। ठीक है, तो प्रश्न नंबर ये 4 भी कंप्लीट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। सेट जो 6 है, कितने प्रश्न कंप्लीट करवा दिए हैं? 1 से लेके 4 तक। अब अगली क्लास में इसके आगे के प्रश्न लाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।